कल 19 कल 1981 बैच वालों का यहाँ पे निमंत्रण हुआ था। आए हुए थे वो, करीब 15-18 लोग थे। तो शाम के खाने पे उन्होंने मेरे और संजीव जी को भी बुलाया हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगा, हम सबसे मिले। तो मतलब उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6-8 महीनों के बाद हमारी एक्टिविटी कुछ और ज्यादा तेज हो जाएगी और ज्यादा अच्छी भी हो जाएगी। हमारा कुछ जो दायित्व है डिपार्टमेंट की तरफ, उसको पूरा करने का हमें अवसर मिलेगा। तो ओवर टू ब्रिज जी एंड भीम जी। थैंक यू जी, राकेश जी। और स्पेशली नाउ भीम जी। आज भीम जी ने तो पहले से बोल दिया कि एक सेशन इसके बाद और लेंगे। तो आज भी हमें पिछली बार की पिछले सेशन की तरह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो हमारे लाभकारी जो सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उसके बारे में सुनने को मिलेगा। तो मैं अभी भीम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ अपना जो है वो शुरू कीजिए। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू जी ब्रिज जी, और थैंक यू राकेश जी। तो ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो आज का जो है वो जितने पहले मैंने 4 लेक्चर दिए हैं उनका सारांश है। तो उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि सबको उसका जो कोई चीज वहां मिस कर गए हो तो उसका उनको पूरा फायदा मिले। तो शुरू करते हैं। पहले ये है कि आयुर्वेद क्या है। तो महर्षि चरक ने आयुर्वेद का लक्षण इस प्रकार बताया है। उन्होंने लिखा है, मैं अब संस्कृत के इसमें ज्यादा नहीं डाला हुआ है, वो जो हिंदी में है वही बता रहा हूँ। हित आजू, अहित आजू, सुख आजू, दुख आजू, तथा उस आजू के लिए जो हितकर और अहितकर द्रव्य है। आजू का प्रमाण या अवधि और उसके लक्षणों का वर्णन जिसमें होता है उसको आयुर्वेद कहा गया है। तो ये आयुर्वेद की डेफिनेशन है कि आपकी आयु लंबी होनी चाहिए। आप को सुख और दुख शरीर के दोनों आएंगे। तो उसका आपने कैसे समाधान करना है समस्या का, तो ये सब आयुर्वेद ही बताता है। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि रोग क्या है, व्याधि क्या है। तो रोग वह है जिससे शरीर को कष्ट हो। हम ठीक ठाक हैं और अचानक कोई आपको रोग लग जाता है तो आपके शरीर में कई कई तरह के कष्ट आते हैं। कभी पीड़ा होगी, कभी सर दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कुछ भी हो सकता है, उल्टियां आनी शुरू हो सकती हैं। तो ये उन्होंने बोला है कि ये शरीर के कष्ट भी 4 प्रकार के हैं। एक तो आगुंतक है। आगुंतक का मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई आ गया, आपको चोट लग गई, कहीं ठोकर लग गई, तो इसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने आपके बीच में साइकिल मार दिया, जब कोई दुर्घटना हो गई। तो ये तो आगुंतक है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा है शरीर का, जिसको सोमेटिक बोला है। उसका मेन कारण उन्होंने अन्नपान ही बताया है कि आप अगर गलत खान पान करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर शरीर में गड़बड़ होगी। और उस अन्नपान के कारण का पित्त कफ और ये 3 दोष हैं, इनमें विषमता आ जाती है और रक्त भी दूषित हो जाता है। तो जब ये चीजें होती हैं, रक्त दूषण हो या वात पित्त कफ का असंतुलन हो, तो आदमी को शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। तीसरा कारण बताया है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आयुर्वेद बार बार रिपीट करता है कि शरीर के रोग जो हैं, जो संतुलन बिगड़ा हुआ है आपका वात पित्त और कफ का, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मानसिक रोग है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और जिसको ये मानसिक रोग पकड़ लिया वो स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वो हमेशा ही तंग करता रहेगा। तो मानसिक रोग में क्या बताया है कि
क्रोध का आना, शोक, सबसे बड़ा उन्होंने जो बताए हैं शोक और भय और चिंता, ये तीन चीजें ऐसी बताई हैं जो आदमी को हमेशा ही अंडर स्ट्रेस रखती हैं। तो इनसे आपने पूर्ण कोशिश करनी है कि आप मानसिक विकारों से दूर रहने की कोशिश करें, और उसमें भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, एनवी, मात्सर्य, काम, लोभ आदि, ये सारे ही मानसिक रोग हैं। तो वो कहते हैं कि आप मानसिक रोगों से दूर रहने की ही कोशिश करें, लेकिन उनका ज्यादा जो एम्फसिस है वो शोक के ऊपर है, भय के ऊपर है और चिंता के ऊपर है। बाकी चलो थोड़ा बहुत चलता है, कभी आदमी ज्यादा खुश हो गया, कभी दुखी हो गया, ईर्ष्या करने लग गया, इनका इतना ज्यादा असर नहीं है। लेकिन ये जो भय है, फियर, और हमेशा ही शोक करते रहना किसी परिस्थिति का, और चिंता करते रहना, ये आपके शरीर के जो अ, अंदर जो है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो चलती रहती है। आपका जो पाचन तंत्र है इनसे बिगड़ जाता है, क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस रहता है। तो वो अपनी पूरी जो पाचन क्रिया है उसको नहीं कर सकता है, और अगर आपकी पाचन क्रिया खराब हो गई तो बाकी के विकार भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और चौथा है स्वभावक, जो आपने इनहेरिटेंस ली हुई है। आपके किसी को बोलते हैं जी इसको तो जन्म से ही एलर्जी है, इसको तो जी ये जन्म से ही है, इसको छाती में इसके बलगम जमी रहती है। तो ये जो आपके स्वाभाविक हैं, जो इनहेरिटेड हैं, वो कहते हैं कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, लेकिन फिर भी दोषानुसार उसकी चिकित्सा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे आराम जरूर मिलेगा। तो आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी बोला हुआ है कि जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता, कुष्ठ रोग का मतलब ये नहीं है कि वो जो कोढ़ी हो जाते हैं, कुष्ठ रोग का मतलब कोई भी स्किन डिजीज है, तो वो कहते हैं कि ये पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण होता है। क्योंकि ये जो रोग है ना, स्किन डिजीज, ये बार बार आता रहता है। आप इसको ठीक करते हैं फिर आ जाएगा, ठीक करते हैं फिर आ जाएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये एक तरह का पिछले जन्म का पाप कर्म है, और ये अगले जन्म तक भी चल सकता है। जब तक वो पाप कर्म खत्म नहीं होता, ये आपको ये जो स्किन का डिजीज है वे चलता ही रहेगा। तो यहां तक भी उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि मानसिक व्याधियों का अधिष्ठान मन, और शारीरिक व्याधियों का, मानसिक व्याधियों का अधिष्ठान मन है और शारीरिक व्याधियों का अधिष्ठान शरीर है। तो इनकी चिकित्सा उन्होंने इस प्रकार बताई है कि आपने जो आपको शारीरिक रोग हैं उनको आप संशोधन से, बमन ब्रेचन, आगे क्रियाएं ये बताऊंगा, बमन ब्रेचन बस्ती नस्य, इससे आप शुद्धिकरण करके आप अपनी जो बीमारियां हैं उनको कम कर सकते हैं या उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है संशमन, इसमें आप औषधि लेते हैं, औषधि से आपकी जो बीमारी है वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। फिर आहार के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसिस दिया हुआ है कि अगर आप युक्त आहार खाते हैं तो आपको बीमारी लगेगी ही नहीं। तो आहार एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और जो मानसिक है बीमारियां, उसमें उन्होंने आचरण के बारे में बोला कि आपका आचार कैसा है। अगर आपका सदाचारी है, आपका आप में अच्छे गुण हैं, आप में सात्विकता है, गीता में भी बार बार यही बताया गया है कि सात्विकता के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। राग और जो राग द्वेष है ये हमारे रजिस हैं, और उसके बाद में तामस गुण आ जाते हैं। तो जब उनकी ज्यादा वृद्धि होगी तो तब भी आपका मन अशांत रहेगा। तो आपने अपने मन में सात्विकता लानी है। तो इसके ऊपर आयुर्वेद भी बार बार कहता है कि सात्विक ही भोजन करो और सात्विक ही विचार रखो, तो सदाचारी बनो। अब बेसिक रूल में आता हूं। बेसिक रूल आयुर्वेद के ये हैं जो पहले भी मैंने बताया था और रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला कारण है निदान परिवर्जनम,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हुए हैं या आपको कोई मानसिक चिंता लगी है, तो पीछे मुड़ के देखना है इसका कारण क्या है, और फिर उस कारण को आप रिमूव कर दो, तो आपको कई बार औषधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कारण हट गया तो शरीर अपने आप ही बाकी सब चीजों से एडजस्ट कर लेता है। जैसे अब किसी के घर में मतलब मानसिक रोग की बात करते हैं, शोक की है सिचुएशन, कोई ऐसा प्रियजन चला गया, तो अब पुराने जमाने में लोग आके, आजकल तो होता ही नहीं है, 17-17 दिन 18-18 दिन उसके घर में लोग आते थे, बार बार बात करते थे, उसके मन से वो भाव निकालने की कोशिश करते थे, तो आदमी में काफी मतलब स्थिरता आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जब किसी का कोई ऐसा लॉस होता है तो वो आदमी दुखी तो होता ही है, लेकिन अब उस दुख में रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। उस परिस्थिति से निकलना आदमी को अवश्य आना चाहिए। तो इसी का ही मतलब है निदान परिवर्जनम, कि चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उसको आप कारण को हटाओ जिस भी तरीके से, सोच समझकर शांति से। कई बार तो जो मानसिक रोग हैं उसके लिए मेडिटेशन बताते हैं कि आप मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, तो उससे आपके मन में जब शांति आनी शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली ही आपका जो सिस्टम है वो फिर संतुलन में आना शुरू हो जाएगा। ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन अचानक आ जाएगा, इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी होगा। और जो शारीरिक रोग है उसका तो काम ही सिंपल है, उन्होंने ये बताया कल क्या खाया था, आज बीमार हो गए, पीछे मुड़ के देखो क्या खाया था, वही कारण है। जो आपने कोई डिफरेंट चीज खाई है वही बीमारी का कारण है, उसको हटा दो, बस आपकी समस्या जो है वो ठीक हो गई। और अगर आप को औषधि लेने की जरूरत है तो फिर आप किसी डॉक्टर से एक संपर्क करो, वो उस समस्या का आपको हल बताएगा। अब दूसरा जो है वो बोला है कि दोष सम होने चाहिए, सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके, इन्होंने आयुर्वेद में मध्यम मार्ग बताया है, हर चीज में समानता और संतुलन होना चाहिए। ये भी गीता का ही उपदेश है, गीता में भी यही बताया गया है कि आप समभाव में रहो। इसमें अगर आप ज्यादा खाएंगे, आहार ज्यादा करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कम करेंगे तो कमजोरी आएगी। तो इसमें उन्होंने यही बोला है कि सम दोष, जितने भी दोष हैं उनको, उनमें समता लाओ। अग्नि अगर आपकी पेट की खराब है तो उसको सम में, समता में लाने की कोशिश करो। धातुएं हैं, धातुओं को भी समता में लाओ। और जो आपकी मल क्रिया है, जो आप बाहर निकालते हैं, वो भी समता में होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी मल निकलना ठीक नहीं है और मल को रोकना भी बहुत खराब बात है। अब तीसरा वह है कि वेगान ना धारेत, आपने किसी भी वेग को रोकना नहीं है। तो उसमें उन्होंने सारे वेग बताए हैं, जैसे मल मूत्र है, आपको पेशाब आता है, आपने उसको रोकना नहीं है, तुरंत जाके पेशाब को निकाल कर आओ। छींक आती है, प्यास है, भूख है, निंद्रा है, खांसी है, कोई आपने बहुत ज्यादा व्यायाम किया तो आपका सांस फूल रहा है, तो उसको भी अच्छी तरह से सांस लेना है, मुंह रोकने की कोशिश नहीं करना है, सांस को खुल के लो। जम्भाई है, आंसू आते हैं, बमन आता है, आपको उल्टी आती है तो उल्टी जरूर करो, उसको रोकने की कोशिश ना करो, वो अंदर आपके बेकार ही पैदा करेगा। और शुक्र के वेग को भी नहीं रोकना है। तो मानसिक क्रियाओं में भी उन्होंने यही बोला है कि लोक और प्रलोक में जो पुरुष अपना भला चाहते हैं, उनको लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध आदि रोगों को रोकने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब उसके बाद में आता है आपका खान पान। और खान पान में आहार जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आहार ही हमारी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो उन्होंने बोला है कि सबसे जो ज्यादा उन्होंने एम्फसिस दिया है
वो ये है कि विरुद्ध आहार का सेवन कभी नहीं करना है। तो विरुद्ध आहार की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो मैंने अपने जो भी संपर्क में आने वाले, जैसे आप लोग हैं या मैं हूं, आपने खुद में देखा है कि हम कुछ चीजें गलत करते हैं। और उसमें यह है कि दूध के साथ नमक वाली चीज खाना, और दूध अगर आप अपने चाय में भी डाला है तो भी वो मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो अगर आप समोसा जो नमकीन है वो चाय के साथ खाएंगे तो आप में विकार पैदा होगा। तो बहुत लोग कहते हैं हम तो जी खाते आए हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि आपने बंद नहीं करना, करके देखो फिर आपको उसका फायदा पता चलेगा। तो विरुद्ध आहार के बारे में उन्होंने यही बोला है कि नमक का और दूध का कोई मेल नहीं है। अगर आपने समोसा खाना है और चाय पीनी है तो बिना दूध के चाय पी सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप उसने दूध डाला है तो दूध का और नमक का आपस में कोई मेल नहीं है। पुराने जमाने में लोग सेंधा नमक लेते थे, तो सेंधा नमक फिर भी कई चीजों में थोड़ा बहुत दूध के साथ चल जाता है। लेकिन जो जो ये बाकी जो टेबल साल्ट आजकल मिलता है, सी साल्ट, वो तो बिल्कुल ही नहीं आपने दूध की किसी भी चीज के साथ, मतलब दूध या चाय के साथ नहीं लेना है। बाकी आप अगर लस्सी वगैरह लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन मिल्क का ही इसमें मेन कारण बताया हुआ है, बाकी चीजों का नहीं है। और उसके बाद में है, जैसे कई लोग जो अब फिश खाते हैं, और मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन तो सबसे ही बहुत खराब है। उससे तो त्वचा के रोग पैदा होते हैं और आदमी को बहुत बीमारियां लगती हैं। और फ्रूट का भी, सब फ्रूट जो है वो मिल्क के साथ नहीं खाए जा सकते हैं। उनमें कुछ है, जैसे आप अनार भी ले सकते हैं दूध के साथ, हालांकि अनार खट्टा होता है। और आम आप ले सकते हैं, पका हुआ आम, आप उसका मिल्क शेक भी बना के पीते हैं तो वो चलेगा। लेकिन कोशिश यही करनी है। वैसे तो वो उन्होंने यही बोला है कि जो फल है वो अकेला ही खाना चाहिए, तब उसका ज्यादा फायदा होता है। कई चीजों का तो उन्होंने ये भी बताया, जैसे आपने खरबूजा खाना है तो 4 बजे दोपहर को खाओ, तो उसका ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने वो तरबूज खाना है तो 11 बजे खाओ। मतलब ऐसे भी उन्होंने बताया है कि आपने कौन सी चीज किस समय पे खानी है और उससे आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हनी और घी, तो इनको सम मात्रा में नहीं लेना है, इनको विषम मात्रा में लेना है। आप हनी के 2 चमचे ले सकते हैं और घी का 1 चमचा, और घी के 2 चमचे ले सकते हैं तो हनी का 1 चमचा। ऐसे करके अगर विष मात्रा में लेंगे तो इनका आपको बहुत फायदा होगा। और फिर कुछ लोग ये करते हैं कि आइसक्रीम के बाद कॉफी पी ली, और कॉफी के बाद फिर आइसक्रीम द्वारा फिर ये गर्म ठंडी करेंगे तो पेट के अंदर जो है वो गड़बड़ होती है, बॉडी को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, और जो हमारे पाचन के लिए जो क्रिया होती है उसमें गड़बड़ी होती है। तो गर्म सर्द चीजें जो है वो नहीं खानी है, उससे आपको नुकसान ही होगा। तो बाकी उन्होंने बोला है कि आपने अपनी जो जाठराग्नि है इसको हमेशा प्रज्वलित रखना है। इसको एक हवन की तरह बताया कि जैसे आप घर घर में हवन करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं, तो ऐसे भोजन भी एक तरह की आहुति होती है। क्योंकि जो भोजन जो है हमारा पहले अमाशय में जाता है, तो अमाशय, उसको इसलिए अमाशय बोलते हैं, आम का मतलब जो है संस्कृत में, आयुर्वेद में अनडाइजेस्टेड फूड है। तो वो पहले हमारे अमाशय में, स्टोमक में जाता है, तो इसीलिए उसको अमाशय बोलते हैं कि उस फूड के आगे अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अब बॉडी ने आगे उसको प्रोसेस करना है। तो उसकी इसीलिए हम ये कहते हैं कि जी हमारा फूड अमाशय में गया है। और आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड, और आम एक आयुर्वेद में रोग भी है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वही आपके सारे बीमारियां पैदा करता है। उसका आगे आएंगे कि आम कैसे शरीर में पैदा होता है। तो वो कहते हैं कि जितने भी रोग हैं, सर्वे रोगा अभी मंद अग्नो, जितने भी रोग पैदा होते हैं
जब आपकी शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, या आपकी जाठर अग्नि मंद हो जाती है, तभी आपके रोग पैदा होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अग्नि 4 तरह की होती है। कई लोगों की तो बिल्कुल सम रहती है। जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तीक्ष्ण होती है, वो बड़ी जल्दी हजम कर जाते हैं, और लक्कड़ पत्थर सब हजम जो मर्जी उनको आप खिला दो, मीट खिला दो, क्या नाम है, एक बड़ी कटोरी उसकी क्या नाम है, पनीर की खिला दो, उनको सब हजम है। और वो नॉर्मली मिनिमम टाइम डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगता है, उनको तो 3 घंटे के बाद दोबारा भूख भी लग जाती है। तो वो तो जिनकी पित्त अग्नि है, और उनकी बहुत जबरदस्त होता है। जिनकी बात प्रकृति है, उनको कभी बहुत जोर से लगती है, उनकी विषम अग्नि होती है, कभी बड़े जोर से लगती है, और कभी उनको कम लगती है, कभी तो दबा के खा लेंगे और कभी उनको भूख नहीं लगेगी। और फिर आती है कफ वालों की। इनका तो काम ही ऐसा है, ठंडा ही रहता है, क्योंकि इनको भोजन पचाने में 8 घंटे लग जाते हैं, तो इनका तो काम सुस्त मौला ही है। लेकिन इनको ये सोते भी बहुत हैं। दूसरा कारण ये भी है कि एक्टिव नहीं रहते हैं, और जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका खाना भी हजम नहीं होगा। और जो मोस्टली जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं, भारी होते हैं, उन्हीं को ही फिर ये क्या नाम है, ये रोग डायबिटीज वगैरह होती है, क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने यही बोला है कि अग्नि को आपने सम रखना है। जब अग्नि सम रहेगी, आपको भूख लगेगी, आप टाइम पर खाना खाएंगे। और खाने के भी उन्होंने वैसे तो 2 टाइम ही बताए हैं। एक आप दोपहर का खाना खाओ, और एक 6 बजे के करीब जब सूर्यास्त का टाइम हो, उस वक्त खाना खाओ। तो क्योंकि उसको पचने के लिए भी टाइम चाहिए। और जो दोपहर के खाने के बाद तो उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा रेस्ट भी, बैठ भी सकते हैं। उसमें सोने का विधान नहीं बताया। अगर सोना भी है तो आप ऊँग ले सकते हैं, उससे आपको क्या नाम है वो, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और शाम के खाने के बाद उन्होंने 1000 स्टेप्स बोला है। तो इंग्लिश वालों ने भी इसका ट्रांसलेशन अपनी बना दी है। आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। तो उन्होंने भी ये बना दिया है। तो 1000 स्टेप आप जरूर चलो, क्योंकि शाम के खाने के बाद हम सो जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि खाने को हजम करने के लिए आप बाहर चल कर आओ, तो आपका खाना भी हजम हो जाएगा। फिर आगे बताया है, अभंग्यम आचरेत नित्यम। प्रतिदिन आपको मालिश करनी चाहिए। तो इसकी हमने पहले भी काफी इसकी डिस्कशन की है। तो जब आप मालिश करते हैं, तो शरीर के अंग प्रत्यंग सब ढीले पड़ जाते हैं। आप अगर जूते भी लिए हैं तो आप उनको पॉलिश करते हो, तो जूते उनका भी लाइफ लंबा हो जाता है। तो हमारी जो स्किन है, उसकी उसको वो न्यूट्रिशन मिलती है, उसके पोरों में हमारा तेल जाता है। तो जो पोर्स हैं स्किन में ही, हमारे बाजू फंसी हुई होती है, तो वो बाजू भी निकल जाती है। उससे फिर आपके दर्द वगैरह भी नहीं होता है। तो ये जो प्रतिदिन मालिश करना जो है, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वो कहते हैं इससे बुढ़ापा भी देर से आता है, थकान भी बहुत जल्दी दूर होती है, शरीर में दर्द हो तो दर्द से राहत मिल आती है, और निद्रा भी बहुत अच्छी आती है। पर हमने पहले भी आप सबसे डिस्कशन भी हुई थी कि आपने अगर तेल मालिश की है, तो मॉडर्न साइंस तो कहती है कि आधा घंटा आप रुके, ताकि वो तेल शरीर में रच जाए। और आयुर्वेद कहता है कि 1 से 2 घंटे भी चलेगा। तो हम मॉडर्न साइंस को ही, चलो आजकल टाइम कम है, तो कम से कम आधा घंटा आपको जरूर रुकना चाहिए, ताकि जो तेल है शरीर में रच जाए। उसके बाद में आपको गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। तो उससे जो आपका तेल है जो फालतू है, वो उसके साथ साफ भी हो जाएगा। और अगर कोई आदमी अब बहुत ही ज्यादा मतलब है, उसके पास समय नहीं है, तो फिर उन्होंने
एक और मतलब उसका क्विक मेथड बताया है। उसमें बोला है शिरा श्रवण पादेशु, तो सिर और कान और पैरों के तलवों पर। तो वो कहते हैं सर पे आप अपना तेल लगाओ, थोड़ी मसाज करो। कानों में आप तेल डालो, 2-2 बूंद कम से कम। और जब आप तेल डालते हैं तो 3 मिनट रुको कम से कम उस साइड पे, और फिर दूसरी साइड डालते हैं तो 3 मिनट फिर दूसरी साइड से पे रुको। तो ऐसा करने से कानों में वो तेल रच जाएगा, वो अंदर जाके आपको फायदा ही देगा। और जो पैर हैं, पैरों के तलवों पे आपने तेल की मालिश करनी है। तो इससे भी आपका जो श्रम है, जो थकावट है, वो दूर हो जाएगी पैरों पे मालिश करने से। और अगर आप रात को सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद भी उससे बहुत अच्छी आएगी। तो ये उन्होंने उसका मतलब छोटा तरीका बताया है, लेकिन मालिश के ऊपर उन्होंने यही कहा है कि मालिश क्या है जैसे भी। और इसमें एक और चीज भी उन्होंने बोली है कि आपने मतलब मालिश की है तो अगर आपके कहीं दर्द हो रहा है तो उस जगह पे भी आपने तेल लगाना है। तो उसमें तेल लगाना बताया है, उसमें तेल मालिश नहीं करना है, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने, आपकी प्रकृति जो है वो पित्त प्रकृति है, और आपने गर्म तेल लगा लिया जैसे सरसों का तेल या तिल का तेल, तो उससे आपके दर्द बढ़ जाएगा। एक्चुअली उस पे आपको जहाँ तो घी लगाना चाहिए, जहाँ आपको कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए। तो इसमें भी उन्होंने प्रिकॉशन बताई हुई है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब आप बाकी जगह तेल लगा रहे हैं तो उस पे वो तेल अप्लाई करो, उसकी मालिश नहीं करो। अगर आप सरसों का तेल आपने सब जगह लगाया है तो उसको ही लगाओ, उसको लगाओ, पर मालिश नहीं करो। मालिश करेंगे तो आपको दर्द बढ़ जाएगा। अब उन्होंने उसके बाद में 3 उपस्तंभ बताए हैं, 3 उपस्तंभ है। तो ये 3 पिलर जो है हेल्थ के आयुर्वेद में बताए हुए हैं। उसमें पहला पिलर है वो आहार है, दूसरा निद्रा है, और तीसरा ब्रह्मचर्य है। तो आहार को ही जीवन कहा गया है। यह सिर्फ पोषण नहीं करता, आहार को औषधि भी माना गया है कि आहार आप ऐसा करो कि जो शरीर को औषधि की तरह लगे, और इसे उचित मात्रा में ही लिया जाए तो ठीक है। आहार की मात्रा, उसके युक्त मात्रा जो है वो हमें भगवत गीता में भी इसके ऊपर एम्फसिस दिया गया है कि युक्त आहार विहार करो। तो आपने युक्त ही खाना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाना है, और भूख से थोड़ा कम ही खाओ तो अच्छा है। तो इससे ये होता है कि अगर आप उचित मात्रा में खाते हैं तो आपके शरीर की धातुओं का भी उचित पोषण होता है, और दोषों का संतुलन बना रहता है। और अगर आप ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो फिर आप शरीर में बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। उसके बाद में है निद्रा है। तो निद्रा जो है वो आपको गूढ़ निद्रा आनी चाहिए, और जितनी आपको जरूरत है वो निद्रा आपको जरूर पूरी करनी चाहिए। क्योंकि निद्रा जो है वो आपके शारीरिक श्रम को भी दूर करती है, और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनिवार्य है। तो ये निद्रा जो है ये शरीर की हीलिंग भी करती है, शरीर की रिपेयर भी करती है, और ऊर्जा का संचार भी करती है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप में नई ऊर्जा होगी, आप में एक तरह का ऐसा एटमोस्फियर आपके मन में होगा, खुशी होगी, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर आप जागेंगे। तो ये एक अच्छी निद्रा की निशानी होती है। तो अगर आप कम सोएंगे तो फिर आप में वात दोष बढ़ेगा, और वात दोष बढ़ेगा
तो आपके जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाएगा। ये एक निशानी भी है कि आप कम सोए हैं। आप कभी भी यात्रा करो ट्रेन से या प्लेन से भी, तो आप देखेंगे कि आपके बाद में शरीर अकड़ गया है, आपके जोड़ों में थोड़ी अकड़ाहट आ गई है, आपको दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। तो ये कम सोने के कारण, और दूसरा कारण ये होता है कि वो निद्रा इतनी सुखमयी नहीं थी जितनी कि आपको सुखमयी निद्रा में आप बेड पे सोते हैं। और अगर आप अधिक सोएंगे तो पहले भी बताया गया है, उससे आपकी कफ बढ़ेगी, कफ बढ़ेगी तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेंगे तो आपकी जठराग्नि गड़बड़ होगी। तो ये एक सीरीज है, चलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको ये पहले ही ध्यान रखना है। अब तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने बोला है कि संयम पूर्वक जीवन जीना, अपनी इंद्रियों और यौन यौन ऊर्जा का नियंत्रण रखना, ये ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य पालन से आप में ओज की वृद्धि होती है। जो हमारी सात धातुएं हैं, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र के बाद जो हमारी सारा इनका सार बनता है उसको ओज बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अगर किसी आदमी की इम्यूनिटी बहुत हाई है तो वो कभी बीमार ही नहीं होगा, उसको किसी टीके की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा ही ठीक रहेगा। और ब्रह्मचर्य से दूसरा यह है कि आपका शारीरिक बल बढ़ता है और आपकी मानसिक शक्ति बहुत तेज होती है। तो राजयोग में भी लिखा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाम वीर्य लाभ है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो कहते हैं आपकी वीर्य की वृद्धि होती है, और वीर्य से ही ओज पैदा होता है। तो इसका मतलब आदमी ओजस्वी होता है। आप कभी भी पुराने लोगों को देखेंगे, आप अपने आयुर्वेद के श्लोकों में भी देखेंगे, और ये ओजस्वी भव, यशस्वी भव, तो ये आशीर्वाद दिया जाता है। ओजस का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई है, आप कभी बीमार नहीं होंगे। अब उसके बाद में हमने उसमें तीन दोषों का वर्णन किया था। तो तीन दोष कौन से हैं? पहला बात दोष है। तो बात जो है ये गति और चालन का सिद्धांत माना जाता है। शरीर में जितनी भी गति होती है वो बात से है। बात एक्चुअली शरीर में 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उनमें जो व्यान बाजू है वो सारे शरीर में चलती है, और वो इतनी तेज होती है कि वो, अगर कहते हैं कि ये जो कफ है और पित्त है ये पंगु है, ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन ये जो वायु है ये इनको ले जाती है। तो वो वायु क्या करती है, जहां आपके कफ बड़ी हुई है, जहां जहां आपके आम बड़ा हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको मूव करके आपके जोड़ों में डाल देती है, और जोड़ों में जो जगह होती है उसमें जाके जो आम जो है ये गड़बड़ पैदा करता है, यही जोड़ों का दर्द पैदा करता है। तो इसको बोला गया है कि ये शरीर की सभी गतियों, जैसे सांस लेना, रक्त संचार और नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो इसके गुण ये हैं, वायु जो है वो सूखी होती है, आपके शरीर में सूखापन पैदा करेगी। आप देखेंगे कई बार आपके शरीर में वाइट वाइट पपड़ी सी जमी हो, तो इसका मतलब है कि आप में बात बढ़ा हुआ है। अगर आपका रंग काला हो गया है, वो भी एक बात बढ़ने की निशानी है। और बात यह है, ये हल्का होता है, ठंडा होता है, और ये चंचल होता है। तो आयुर्वेद ने बात को वृद्धावस्था से कंपेयर किया कि ये बूढ़ों में ज्यादा आकार होती है। वृद्धावस्था में, जहाँ दिन के अंतिम भाग में 2 से 6 बजे तक, यानी दोपहर के 2 से 6 बजे तक, या रात्रि के अंतिम भाग में सुबह के 2 से 6 बजे तक, ये बात का प्रकोप का समय माना जाता है। उस वक्त आपके शरीर में बात ज्यादा पैदा होती है। और बुढ़ापे में भी आके, चाहे आपकी कोई भी प्रकृति हो, चाहे आप पित्त प्रकृति के हो या कफ प्रकृति के हो, बुढ़ापे में आके 70 के बाद
वो कहते हैं कि सबके बात बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, उसका एक ही समाधान है कि अपने शरीर को मालिश से आप यानी कि ऑयलीनेस लाओ। तो ऑयलीनेस जो है उसका काउंटर इफेक्ट है, वो आपको बात को बढ़ने नहीं देगी, आपके शरीर में दर्द नहीं होने देगी, आपसे जो बात से और भी रोग पैदा होते हैं उनको मालिश जो है वो रोकेगी। और पित्त पित्त ये गरम, तीखा, हल्का और तैलीय होता है। यह पाचन तंत्र का, शरीर के तापमान और बुद्धि का नियंत्रण करता है। तो ये इसको उन्होंने जीवन के मध्य भाग से इसको कंपेयर किया हुआ है, युवावस्था जिसको हम बोलते हैं कि बाल्यावस्था के बाद, और जो आप जब तक आप बुढ़ापे में नहीं जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब हम सबने नोट किया होगा कि जब हम 30-35 के हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो सबके पेट निकलने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त हमारी जो है जाठराग्नि बड़ी तीव्र होती है, दबा के खाते हैं। और माँ बना के देती थी तो वो खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब पत्नी बना के देती है तो वो बैंगन जो नहीं भी पसंद होते थे वो भी खाने पड़ते हैं, तो वो भी स्वाद लगने लग जाते हैं। तो ये एक प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे साथ और आपके साथ सबके साथ होता है। तो ये दिन के मध्य काल में भी होती है 10 से 2 बजे तक, और रात्रि के मध्य काल में भी 10 से 2 बजे तक होती है। तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने अगर सोना है तो 10 बजे से पहले सो जाओ। 10 बजे से पहले अगर आप सोएंगे तो पित्त का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि अगर पित्त बढ़ेगी तो पित्त जो है वो बाजू को भी बढ़ाती है, क्योंकि पित्त गर्म होती है और बाजू का मतलब है काम रूखापन लाना है। तो ये पित्त और वायु दोनों मित्र बन जाते हैं और ये ज्यादा गड़बड़ करते हैं। इसलिए 10 बजे से पहले सो जाना एक बहुत अच्छी आदत है। अब उसके बाद में कफ के बारे में बोला है कि ये शरीर में स्थिरता लाती है, हमारे जोड़ों की लुब्रिकेशन करती है, शरीर में मजबूती लाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करती है। आप देखो उसके गुण तो अच्छे हैं, लेकिन जो उसका इफेक्ट है आपने देखा है कि वो मोटापा भी लाती है और आपके शुगर भी पैदा करती है। तो कफ वैसे तो जरूरी है, लेकिन उसका बैलेंस में रहना ही ठीक है। तो इसका गुण बताया है, ये भी गुरु होती है, भारी होती है, ठंडी होती है, ये आप में धीमापन लाएगी, शरीर में चिकनाहट लाएगी। कई लोगों के आप देखेंगे कि स्किन बड़ी ऑयली होती है, तो वो भी इसकी कारण होती है। लेकिन शरीर में स्थिरता भी लाती है, क्योंकि जिन आप देखेंगे जिन जो लोग मोटे होते हैं ना, उनकी हड्डियां बड़ी जबरदस्त होती हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब उनमें स्थिरता, अगर वो ठीक चले फिरेंगे तो उनमें स्थिरता आम लोगों से ज्यादा होगी। तो ये जीवन के आदि काल में होती है। बाल्यावस्था में आप देखेंगे कि बच्चे, उनको जुकाम हुआ रहता है, वो भी कफ की वजह से ही होता है। तो वो अब दूसरी कफ और ये कफ एक ही बात हो जाती है, और कफ की वजह से ही आप ग्रो करते हैं। तो बच्चे ज्यादा लेटते हैं, आप देखेंगे बच्चों को नींद ज्यादा आती है, तो उनका शरीर का पोषण अच्छा होता है, शरीर तकड़ा होता है, बड़े होते हैं, लेकिन उनको खांसी, नजला, जुकाम भी चला रहता है। तो वो इसका कोई खास बुरा नहीं मनाना चाहिए, बस उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर उनको खांसी, जुकाम, नजला हो रहा है तो उनकी शरीर में वृद्धि भी हो रही है। तो तो ये इसका जो जीवन की अवस्था के आदिकाल में और दिन के प्रथम भाग में 6 से 10 बजे तक सुबह के, और रात्रि के 6 से 10 बजे तक कफ के प्रकोप का समय होता है। तो इनको अब संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्म का निर्देश दिया है। तो अब हम पंचकर्म क्रिया के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो उसमें बताया गया है सबसे पहले कि आपने कफ को कैसे कम करना है, तो उसके लिए वमन क्रिया है।
उसमें औषधि द्वारा जानबूझकर उल्टी करवाई जाती है, जिससे बढ़ा हुआ कफ दोष और विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और इससे कफ का निर्हरण हो जाता है। अब अगर आपने पित्त को कम करना है तो उसके लिए विरेचन क्रिया है। इसमें रेचक औषधियों द्वारा शरीर में टॉक्सिन और बढ़ा हुआ पित्त दोष मल मार्ग के जरिए बाहर निकाला जाता है। इससे पेट के विकार, पाचन समस्या और त्वचा रोगों से मुक्ति और लिवर की शुद्धि होती है। तो ये भी एक आपको वो पिलाते हैं और उससे आपका जो मृदु विरेचन में भी उन्होंने बताया हुआ है कि जो आदमी जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है या जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो उनको विरेचन, मृदु विरेचन दो बताए हुए हैं। उसमें एक तो है कि आप अरिंड का तेल उसको सुबह गर्म पानी में 4 बजे के करीब 20 ml डाल के पियो तो आपका पेट साफ हो जाएगा। 3-4 आपको मोशंस आएंगी, उसके बाद में आपका शरीर हल्का हो जाएगा। पर उसके बाद में आपको हल्का खाना ही खाना है, खिचड़ी वगैरह खानी है और खिचड़ी में काफी, खिचड़ी में आधी मूंग और आधे चावल डाल के उसको बनाना है और फिर उसमें 2-3 चमचे घी घी के डाल के उसको खाना है। तो क्योंकि जो आपने सफाई की है उसके बाद में शरीर में रुक्षता आ जाती है और घी वो रुक्षता को भी रोकता है। तो आपने उस दिन जो है खाना यही खाना है, तो हल्का खाना खाना है, तो उससे आपको विरेचन का बहुत फायदा होगा। उसके बाद में है बस्ती क्रिया। तो अगर आप ये बस्ती तो नेचुरोपैथी वालों के पास भी जाते हैं, वो भी गुदा द्वार से आपको गर्म पानी, नमकीन पानी डाल के सफा करते हैं वो। लेकिन पानी से ज्यादा करने से शरीर बॉडी के अंदर वो कष्ट पैदा हो जाते हैं। पानी जो है वो अंदर के जो है ना हमारे सॉफ्ट स्किन, उसमें कष्ट पैदा कर देता है और गड़बड़ी करता है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद में है उसमें औषधीय तेल, काढ़ा या घी डालकर वात दोष का संतुलन किया जाता है। तो ये घी डाल के जब उनके पास एक स्पेशल फार्मूलेशन होती है वो आपको गुदा स्थान से डालेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी कब्ज, जोड़ों का दर्द, की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, ये सब आपको इनसे राहत मिलेगी। तो उसके बाद में आता है नस्य। नस्य कर्म ये है कि इसमें भी आप वैसे भी नस्य कर्म कर सकते हैं, तो वो भी प्रकृति के हिसाब से है। जिनकी पित्त प्रकृति है उन्होंने कोकोनट ऑयल या घी, तो ऐसे करके 2-2 ड्रॉप आपने डालने हैं और 3 मिनट लेटे रहना है, तो उससे आपको फायदा होगा। ये तो है छोटा नस्य कर्म जो आप रोज भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और ये कॉलर बोन से ऊपर की जितनी भी आपकी रोग है वो नस्य कर्म आपको ठीक करता है। लेकिन जो पंचकर्म का नस्य कर्म है उसमें वो तेल, घी या चूर्ण ये नाक के छिद्रों से शरीर में पहुंचाया जाता है और ये शरीर के सिर, श्वास यंत्र, मानसिक विकार, सिर दर्द आदि को ठीक करता है। तो वो एक तरह की पूर्ण ट्रीटमेंट है, वो हम नहीं कर सकते, वो कोई आयुर्वेद का डॉक्टर ही उसके पास ही जाके करना चाहिए। और इसका मानसिक भी फायदा होता है। ये टेंशन दूर करता है, चिंता को हटाता है, निद्रा को मिटाता है और जो बाकी और भी अन्य मानसिक विकार है उनसे आपको राहत दिलाता है। तो अगर आप बाई चांस ये नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी उंगली से भी नॉस्ट्रल्स में तेल लगा सकते हैं और उसी वक्त उसी उंगली से आप कानों में भी तेल लगा सकते हैं। तो ये 2 फायदे भी आपको हो जाएंगे। अगर आप नहाने लगे हैं तो नहाने से पहले आप नाभि पे तेल लगाओ, इन 2 छिद्रों में तेल लगाओ और कानों में तेल लगाओ और सर पे तेल लगा लो। तो आपने फिर भी काफी जो है वो मालिश वाला काम फिर भी कुछ ना कुछ 60% कर लिया, क्योंकि पैरों में लगा नहीं सकते, फिसल जाएंगे। जहाँ तो पैरों में पहले तेल लगा के रखो
और उसके बाद में नाभि में लगा लो, उंगली से नाक में लगा लो, उंगली से कानों में लगा लो और सर पे लगा लो और फिर स्नान करो कोसे पानी से। तो आपको जो मालिश है उसका पूरा फायदा मिल जाएगा। तो लास्ट वन जो है वो रक्त मोचन है कि कईयों के रक्त में रक्त दोष पैदा हो जाता है, तो उससे दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। उसके लिए लीच थेरेपी उसको बोलते हैं, जिसको हम ये जोंक जो होती है पानी में, तो उसको लगाते हैं आपके शरीर पे जहां भी दर्द होता है, तो वो खून चूस लेती है और आपका दर्द मिट जाता है। तो उसके बाद में है कपिंग थेरेपी, है ग्लास की वो कप्स होती हैं, उनको लगाते हैं जहां दर्द होता है, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो उसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं। और लीच को जलोइका, जलोइका जोंक को वो संस्कृत में जलोइका बोलते हैं, तो उसको जलोइका थेरेपी कहते हैं। या फिर नीडल से प्रिक करके आपका खून निकालते हैं। और आयुर्वेद तब तो नहीं था, लेकिन अभी आधुनिक जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि आप कभी वो ब्लड दान कर दो तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। बाकी जहां पर दर्द हो रहा हो तो वहां भी वो भी किसी आयुर्वेद डॉक्टर से ही करवाना है, तो उनको तरीका पता होता है, वो कहीं से आपका थोड़ा सा ब्लड निकाल देंगे पैर के अंगूठे से या उंगली के अंगूठे से, तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो उसमें उन्होंने सावधानी ये बाद में ये बताई हुई है कि ये सभी क्रियाएं एक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करनी चाहिए। तो ये जो 3 रक्त मोचन किए थे, इससे गठिया, जोड़ों का दर्द, वेरिकोस वेन की चिकित्सा भी की जाती है। तो इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें दिनचर्या के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें पहला जो कर्म बताया था वो दंत धावन बताया था कि आपने सुबह उठ के दांतों को जरूर साफ करना है। उसके अलग अलग तरीके हैं, कई तरह की दांतने पहले होती थी, लेकिन आजकल तो दांत मंजन ही चलता है, तो वो टूथपेस्ट है, तो उसको आप जैसे भी है उसको अपने मुख से अपने सबसे पहला काम करना है, दांतों की सफाई करनी है। उससे करने से मुख की दुर्गंध दूर होती है और भोजन में रुचि पैदा होती है। तो दूसरा कर्म बताया था कि आपने मलमूत्र का त्याग करना है, ज्यादा विधिवत उसका त्याग करें, और जब आपका पेट साफ हो जाएगा तो आपको फिर भी भूख अच्छी लगेगी। उसके बाद में थे कि आप जाग जाए, आपकी तंद्रा दूर हो, तो मुख प्रक्षालन बोला था कि आपने नॉर्मल जो वाटर है, जो टैप वाटर है, या अगर कुएं का पानी है या नल का पानी है, उससे आपने आंखों को छींटे मारने हैं, तो उससे आपका मन भी खुश हो जाएगा। तो उससे उन्होंने तो ये भी बोला है कि उससे आपकी आईसाइट भी ठीक होती है, और आपकी जो तंद्रा है, जो कईयों को वो कहते हैं ना नींद की कुक्की चढ़ी रहती है, वो भी आपकी उतर जाती है। तो बाकी उसके बाद में जो आजकल कोई नहीं करता है, वो नेत्रों में उन्होंने अंजन बताया है लगाना चाहिए। उससे ये कहते थे कि उसकी आपके आंखों का जो दर्द है वो दूर होता है, आंखों से पानी नहीं निकलता है, और अगर आप धूल में जाते हैं तो वो भी वो रक्षा करता है, और अगर सन की ग्लेयर है तो उससे भी रक्षा करता है। लेकिन इसको आजकल बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, औरतें शायद करती होंगी, आदमी तो मेरा ख्याल कोई नहीं करता है। फिर दोबारा वही आता है कि आपको अभ्यंग करना चाहिए, तो मालिश उन्होंने फिर यहाँ ही एम्फेसिस दिया है कि मालिश जरूर करनी चाहिए। फिर ये बताया है कि आपको मालिश के बाद व्यायाम करना चाहिए अगर हो सके तो उससे वो कहते हैं कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, स्फूर्ति आती है, जाठर अग्नि प्रदीप्त होती है। तो उसमें व्यायाम में उन्होंने बोला है कि व्यायाम अर्ध शक्ति ही करना चाहिए। अर्ध शक्ति की निशानी बताई है कि जब आपका सांस फूलने लग जाए, आपके आर्म पिट से पसीना आने लग जाए, तो उसी वक्त बंद कर दो और तब आप आराम से बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, शवासन कर लो, इससे आपको फायदा ही होगा। और
उसका उन्होंने ये बोला है कि जिनको बात रोग है, जो पित्त के रोगी हैं, और भोजन के बाद या जिनको इंडाइजेशन है, उनको बेजान नहीं करना चाहिए। उस वक्त उनको ये निषेध किया हुआ है कि ऐसे समय पे आपको बेजान नहीं करना है। उसके बाद में स्नान के बारे में बताया है कि स्नान जो है ये नींद, दाह और श्रम को दूर करता है। हृदय के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। तंद्रा और बुरे विचारों को ये शमन करता है, और रक्त की शुद्धि होती है, और अग्नि प्रदीप्त करता है। आप कभी भी देखें, आप जब नहाएंगे तो आपको खूब दबा के भूख लगेगी। अब उसके बारे में बोला है अतिसार, ज्वर, कर्णशूल, इंडाइजेशन, भोजन के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने निषेध किया है। अब उसके बाद में आहार के बारे में बोला है कि आहार आपका संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए, मात्रा का खास ध्यान देना चाहिए, और ऋतु अनुसार ही आपको आपका आहार विहार होना चाहिए। अब कुछ चीजों के उन्होंने निषेध किए हैं जो संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि इन चीजों का आपने उचित मात्रा में ही प्रयोग करना है। उसमें भोजन आता है, नींद, जागना, लेटे रहना, बैठे रहना, खड़े रहना, टहलना, घोड़ा गाड़ी की सवारी, दौड़ना, उपवास करना, तैरना, हंसना, व्यायाम और बोलना आदि। अच्छा ठीक है। ये सब आपने आपने इस इन सब चीजों का उन्होंने निषेध बताया है। इनको उचित मात्रा में ही करना है। अगर सोते हैं तो नींद पूरी लेनी है, और बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं सोना है। खड़े रहना है तो बहुत ज्यादा भी नहीं खड़ना है, और बहुत ज्यादा भी नहीं। और बैठे रहना है तो ज्यादा जो बीमारियां हैं वो ज्यादा बैठने से होती हैं। और जो लोग शॉप्स वगैरह में काम करते हैं और हमेशा ही खड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे उनके पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे करके उन्होंने तैरना, अगर आप तैरते हैं तो तैरना भी आपने उचित मात्रा में ही करना है। तो व्यायाम के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आपने व्यायाम जो है वो उतना ही करना है जितना जरूरी हो। तो इसके साथ आज का ये लेक्चर पूर्ण होता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भीम जी। शायद आपने पूरे पिछले जो 4-5 सेशंस हैं उसका एक संक्षेप में और बड़े ही सुंदर ढंग से उसको बताया है, ताकि हमें याद भी रहे। और इसमें एक्चुअली जो एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे आपने कहा कि जो कुछ जो बीमारियां हैं वो आपका प्रारब्ध है, जो आपको जन्म से ही प्राप्त है, जिसका ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसमें वैसे मुझे नहीं पता था कि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी एक जो है जन्म से ही है। हम तो हमेशा सोचते थे कि कैंसर है, लाइक दैट। जो ये जो बीमारियां हैं ये जनरली जो है आप अपने जन्म के साथ ही लेकर आते हैं कि आपको कब होनी है, किसको होनी है। तो ये एक स्किन के बारे में सुनकर थोड़ा सा वो लगा कि पता लगा एक नई चीज़ कि जो स्किन की बीमारी है, और वो मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि स्किन की बीमारी ठीक नहीं होती है, जैसा आपने ठीक कहा। नहीं होती है। हाँ, जैसा आपने कहा, तो ये भी है। और साथ में कई हैं जो मतलब बेसिकली जेनिटल है, जो आपकी जीन्स पर डिपेंड करती है। अब जैसे मेरी वाइफ को CSA 12 है। अब CSA 12 एक ऐसी बॉडी में जो प्रॉब्लम है कि, और मैं अभी गूगल पे भी सर्च कर रहा था कि हिमाचल में ही अग्रवाल फैमिलीज में ही पाई जाती है ये। मतलब दिस आल्सो वाज लिटिल सरप्राइजिंग, एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑन द गूगल, माय वाइफ इज फ्रॉम हिमाचल, अग्रवाल फैमिली। और वो पर्टिकुलरली लिखा हिमाचल में ही जो है, और अग्रवाल फैमिली में ही पाई जाती है। और CSA 12 इज रिलेटेड टू सर्वाइकल एंड स्पाइन बेसिकली। और वो ट्रीटेबल नहीं है, इस अंडर कंट्रोल, कैन बी अंडर कंट्रोल। उनकी मदर को थी, सिस्टर को है, उनके जो है कि किसी को होती है, किसी को नहीं होती, किसी बच्चे को है, किसी एक को हो गई, दूसरे को नहीं होती। पर वो बेसिकली इज ए योर प्रारब्ध। यू हैव टेकन बर्थ विद दैट बेसिकली प्रॉब्लम विद यू, एंड यू हैव टू लिव विद दैट। ऐसे ही कई बीमारियां हैं। और पर कई बार क्या होता है कि जैसे और भी जो बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारी, जैसे अभी बार बार कफ होना, नला जुकाम होना,
और फिर वो पॉलिप बन जाता है, फिर वो नाक बंद हो जाता है, जैसे मेरे साथ चल रहा है। तो उसका आदमी जो मर्जी करता रहे, अब होता सब खान पान से है। अब खान पान के लिए, अब समाज में रहते हैं, आपको हर जगह जाना भी होता है, शादी भी अटेंड करनी होती है। शादी में गए, वहाँ आपने कुछ खा पी लिया ऐसा, आप पकड़े गए, और फिर उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हफ्ता 10 दिन तक चलता रहता है। सो दिस थिंग्स आर बेसिकली ऑल, एवरीबडी नोज, बट समटाइम इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। आप कितना भी परहेज कर लें, कि किसी ने, अब खाना तो बाहर खाना पड़ेगा, कि शादी ब्याह में आप जाते हैं, उसमें क्या क्या उसने वहाँ मसाले डाले हैं, क्या कैसे डाला हुआ है, और वो आपको इफेक्ट कर जाता है। तो ये चीज़ें जो है कि फिर मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, और उसके बिना फिर वो जो है कि ठीक नहीं होता है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, और इसी पर हम अभी अपना जो डिस्कशन है, इसके और प्रश्न होंगे, तो मैं कृष्ण जैन से ही शुरू करता हूँ। कि जैन साहब, आप भी जो है कि अपने काफ़ी कुछ नोटिंग कर रहे थे आप, Yeah, तो I was इसलिए, just making some notes for my हाँ, own, so तो कुछ भी, that हाँ, तो कुछ भी आपके प्रश्न हो, कुछ भी हो, सुझाव हो, so तो आप प्लीज नहीं, बताएं। उन्होंने बहुत अच्छे से संक्षेप में सारा पूरा रिवाइज करा दिया जो भी हमने पहले भी गॉन थ्रू एक्चुअली। तो मेरा मेन वो मालिश का था, जो मालिश करते हैं, लाइक व्हेन आई वेंट टू लास्ट टाइम इंडिया, माय वाइफ हैड गॉन टू वन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वो दिल्ली में एक है। तो she got this, she was admitted for 2 weeks there. She had a lot of back pain and all. So it was basically Panchkarma. We got it done there actually. And it was, it kind of a Ayurvedic hospital. She was admitted there for 2 weeks. Even I stayed with her in that same hospital actually. And it benefited a lot, I would say. And we got it done first time. And it benefited. And when we are going this year again, we're going to do it again for 2 weeks. अपने भी करवाना। अब मैंने 3 दिन कराया था, मैं मेरे को आई डोंट हैव एनी नहीं, प्रॉब्लम। आप भी पूरा करवाना, क्योंकि उससे आपको हाँ, फिर पूरा फायदा मिलेगा। yeah. So I got it done for 3 days, short version of that. हाँ हाँ। So 3 दिन कुछ नहीं है, so 3 दिन का कोर्स कुछ नहीं है जब जैन साहब। नहीं, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, फिर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो और भी अच्छा है अगर आप करवाएंगे तो। ये जरूरी नहीं है कि जब प्रॉब्लम हो हाँ तब हाँ, करवाना है, प्रॉब्लम से पहले ये पहले प्रिवेंशन हो जाती करवा है। ठीक है, ठीक हाँ। है। तो आप बोल रहे थे कि वो मालिश का जो पेन होता है तो मालिश नहीं करना है। नहीं, वो ऐसा है, वो मालिश आपकी प्रकृति के अनुसार है, मालिश करनी है। लेकिन हाँ। अगर आपकी, मान लिया, पित्त प्रकृति है, तो अगर हम्म, आप गर्म तेल से मालिश करेंगे, तो उन्होंने ये प्रिकॉशन बताई हुई है, गर्म तेल से मालिश करेंगे हाँ तो हाँ, आपको दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि वो और गर्मी पैदा करेगा, और गर्मी से फिर और क्या नाम है, ये बादी पैदा होगी, आपके बाजू पैदा होगी। तो हाँ वो उन्होंने कहा है उस वक्त, क्योंकि वो इसलिए मैं बता रहा था कि आप मालिश नहाने जा रहे हैं। हाँ, अब नहाने के वक्त आपको, आपने कानों में लगा लिया, इधर लगा लिया, सर पे लगा लिया, चलो पैरों पे भी लगा लिया था, फिर आपने देखा यार घुटने दर्द हो रहे हैं। अब आप कोकोनट ऑयल के लिए तो नहीं भागेंगे हैं, नहीं। तो आपके पास जो तेल पड़ा है, तो वो कहते हैं उसको लगाओ ही ऐसे, उसकी मालिश नहीं करो, मालिश नहीं करो। जैन साहब, ऐसा है, ताकि मेरे उसमें ख्याल में, ऑयलीनेस आ जाए, जो मुझे उसमें लगता है, ऑयलीनेस की क्वालिटी आ जाए। जो वो मुझे परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट से कम है। या जो मुझे लगता है, इसका जो रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, ऑन ए लाइटर नोट, कि मालिश आप खुद नहीं कर सकते, मेरे को जो अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो तेल तो आप खुद लगा सकते हैं, तो या इसलिए कहा भी तेल लगाओ, मालिश मत करो। तो उसमें अगर आपकी आप बात प्रकृति है जहाँ कफ प्रकृति है, तो फिर आपने, अगर कोकोनट ऑयल है, आपने सब जगह कानों में भी, वो आपके घर में कोकोनट ऑयल ला के रखा था, तो अगर आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो और दर्द को बढ़ाएगा, क्योंकि वो ठंडा है, पहले ही आपको ठंड से आपको तकलीफ है, आपके बात बढ़ी हुई है और कफ बढ़ी हुई है। तो फिर वो कहते हैं कि चलो अब आप ऐसे करो, इसको कोसा करके लगा लो, या मालिश नहीं करनी है। या they have हाँ, given one अगर आपके पास, Ayurvedic. और अगर आपके पास उसी समय आपके पास सरसों का तेल है, फिर आप उसकी मालिश कर सकते हो। लेकिन Yeah. कोशिश यही करो कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में आए कि आपको ऐसा है, तो उसका ये समाधान बताया हुआ है,
उसका Yeah. पूरा फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा जरूर होगा। Yeah, they have given one that Mahanarayan oil actually. हाँ, महानारायण ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ They have given that for हाँ to हाँ apply हाँ actually. हाँ। Yeah. महानारायण ऑयल की अगर आप मालिश करेंगे, अगर आपकी वाइफ को जोड़ों में दर्द रहता है तो उससे राहत मिलेगी। और Yeah. उसमें जोड़ों के दर्द में आप सेक भी दे सकते हैं। Yeah. Yeah, she has सेक more किसका? of a back pain, वो पीछे बैक के में ज्यादा पेन रहता है उसको। वो उस पे भी आप कर सकते हैं। Yeah, बैक उसमें। पेन में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो सैंड है ना, जो सी सैंड है, हाँ हाँ हाँ, उसकी पोटली बना के उसको गर्म करके उनकी पीठ पे पीठ पे लगा लगा। सकते अभी भाभी जी पीछे पीछे देख रहा था मैं, भाभी जी आई थी। आई Yeah, थी। she हाँ came, she या came, तो yeah. मैं क्या, हाँ उनको बोलो ठीक है। बैठ कर सुने। So तो दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास वो नहीं मिलता है, अगर सेंधा नमक है तो उसकी पोटली बना के भी दे सकते हैं। और अगर आप some उसमें थोड़ी अजवाइन डाल लें, सेंधा नमक और अजवाइन डाल लें, उसकी भी आप लगा के उसको दे सकते हैं। तो वो उस वक्त पे है अगर आपको ठंड से है ये पेन। अगर आपको गर्मी से है तो फिर आपको उसके मुताबिक करना पड़ेगा। yeah, some friend of ours have given पोटली, वो राइस का एक पोटली बना के दिया कि राइस को वार्म हाँ हाँ करके हाँ माइक्रोवेव में you can Iran use starts that shooting actually. missiles and drones वो at भी कर सकते हैं oil आप। fields, पर जो refineries, आपने ये देखना है processing कि आपको वो plants, सूट करती है pork तभी यूज farming. करना है। Correct, correct. ठीक है, so चलिए I'll move on. Let's move to next चलिए person. So जैन साहब, थैंक यू, आपने अपने डाउट्स भी क्लियर कर लिए। अभी देवेंद्र जी, आप अपना अभी जो है कि अपने मुख से आप बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अभी, अच्छी अच्छी बातें। तो सुनने को तो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। थैंक यू ब्रिज, हाँ जी, थैंक यू भीम जी, बहुत ही अच्छी बातें बोल रहे हैं। सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। सबसे बड़ी बात जो है कि स्ट्रेस इज द मेन रीजन। स्ट्रेस के कारण ही हमको सब बीमारियां लगती हैं। जो भीम जी ने बताया बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये जानता हूँ, मेरी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस है कि बेटर टू लिव इन प्रेजेंट। सबसे बड़ी बात है कि आर्ट ऑफ लिविंग, आप कैसे रहना चाहते हो। बीमारियों को हम खुद इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं तो बीमारी आती है। जैसे अभी ब्रिज जी बता रहे थे कि शादी में जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। प्लेट को हम भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं, भूख होते नहीं, उससे ज्यादा वहां पर खाना शुरू कर देते हैं, फिर आके बोलते हैं यार पेट में दर्द होने लगी होगी। तो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर हम संतुलन रखें, ये पेन वगैरह जो है नॉर्मली क्या है ना, कर्मों का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। जैसे जन्म भी होता है हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। और कभी कभी कुछ आजकल तो इतना इंटरनेट और ये रील्स वगैरह आती हैं, लोग बताते हैं कि किसी को, अब संत हैं, संतों को भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि रहन सहन के ऊपर वो डिपेंड करता है। कि हमको सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस होकर जीना है। काफ विथ जो इन्होंने बताई है, बड़ी अच्छी बातें बताई है, बहुत ही अच्छा लगा। सवाल तो कुछ नहीं है बल्कि रिवीजन कराया है इन्होंने। जीवन जीने की कला, जियो और जीवन दो। मैं तो यही जानता हूँ, इसीलिए अच्छी नींद आती है, आराम से सो। आजकल तो हम रिटायर्ड आदमी हैं, काम भी इतना कुछ नहीं है, कोई अपनी परेशानी भी नहीं लेनी चाहिए। 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। इवनिंग का खाना 7 बजे तक खा लेना चाहिए। अभी बात ऐसी है कि काम के कारण अगर हम सैर करने नहीं भी जा सकते तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, 8, 16 और 32, 8, 16 एंड 32। ये एक्सरसाइज आप करें बेड पे लेटकर, राइट साइड में लेटकर 8 ब्रीदिंग लें धीरे धीरे, 8 ब्रीदिंग ऑन द राइट साइड। देन सीधे लेटकर 16 ब्रीदिंग ऑन द फ्लैट साइड। एंड देन बाएं को लेटकर 32 ब्रीदिंग ऑन द लेफ्ट साइड। 8, 16, 32 का अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, आजमाई हुई बात है। आपको भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। दूसरी बात यह है कि सुबह जब उठते हैं तो पानी का सेवन इज ए मस्ट। खड़े होकर पाँव के ऊपर बैठकर आप
दो तरह 3 तरीके हैं। एक तो ल्यूक वार्म वाटर के आप 2-3 गिलास पी सकते हैं, बट नॉर्मली मैं जो क्या करता हूँ कि आप 1 गिलास पानी लो ल्यूक वार्म वाटर, उसमें 1 चम्मच हनी डाल के और आधा नींबू निचोड़ के वो भी पियो, वो भी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो इन्होंने समय बताए, अगर हम समय सारणी के हिसाब से खाना पीना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है 8 और 10 के बीच में किया, या दोपहर का भोजन किया, या शाम का खाना, तो सनसेट से पहले खा ही लेना चाहिए। सनसेट के बाद ना खाएं तो अच्छा है। मैं तो अपने जीवन से प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अगर आपने मिस कर दिया तो बेटर टू मिस इन द नाइट। 1 कप दूध पी के आप सो जाओ तो बहुत आराम से जियोगे। तो जीने के लिए हमारे हाथ में बहुत कुछ है। भीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी मेहनत करके आयुर्वेदिक चीजों का खोज के हम लोगों को ज्ञान दिया। और आप ब्रिज जी, आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद और सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू देवेंद्र जी, आपने बड़े अच्छे अपने विचार प्रकट किए और कुछ आपने और भी नुस्खे बताए हैं कि 8 16 और 32 वाला। ये भी लगता है कि काफ़ी मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे, आप माने धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी। ये नहीं ब्रीदिंग फटाफट किया, ब्रीथ लिया जैसे आधा मिनट, मैं तो 1 मिनट लग जाता है ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दूसरी बात ये है जो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो, सुबह में आपको आधा घंटा मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए। आधा घंटा मेडिटेशन करने से आपका दिनचर्या जो है ना, दिमाग दिमाग ठीक रहेगा तो सब बीमारियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। मेडिटेशन का मतलब मैं ये इसे समझता हूँ कि बैठकर अपने मन को भगवान पर लगाना। सिर्फ एक बैठने से काम नहीं चलेगा जब तक आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, एक किसी बिंदु पर फिक्स नहीं करेंगे। बात दैट ऐसा ब्रिज जी, मैं जो आपको बताता हूँ, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। मन जो है ना, मन तो बहुत बेईमान है। मन भागता है, चारों तरफ भागता है, रुकता नहीं है। कंट्रोल, इसको ब्रेक लगानी बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप चाहे पद्मासन में बैठे हैं, या सुख आसन में बैठे हैं, आराम से बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, जीवन में जीवन मैंने फिर ब्रीदिंग, तो आप देखें कि मैं ब्रीद कर रहा हूं, हवा जो मेरी है नासिका के थ्रू ब्रेन से होते हुए रीढ़ की हड्डी से जाते हुए मेरे पांव के नाखून तक जा रही है। तो मन को उधर में लगाएं कि मेरी ब्रीदिंग ठीक हो रही है, जो ब्रीदिंग जो पूरी हो रही है, और उसको काउंट करते जाएं। चले काउंट भी मन में ना, धीरे धीरे अपना काउंट करें। वहां से फिर अगर सबसे पहली बात है कि ब्रीदिंग के ऊपर में अब आपने कंट्रोल कर लिया, फिर तो मन को जहां भी आप टिकाना चाहें तो टिका सकते हैं। मन जीते जग जीत, जो सभी कहते हैं, यू आर टू विन द माइंड। माइंड जो है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, न्यूट्रल भी है। हम जब सोते हैं रात को तो देखा गया है कि जब मन जो थक जाता है, सोच सोच के थक जाता है, तो उसको थका दो, और मन थक थक गया तो आपको नींद अच्छी आती है। इसी तरह मेडिटेशन के टाइम में चाहे भगवान का ओम ध्वनि कर लें आप, जैसे ओम है, ओम ध्वनि करें तो आपका ध्यान है कि मेरी ओम ध्वनि ठीक रहनी चाहिए। तो सिस्टमेटिक इसको अगर आप करेंगे, बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया, जैसे मैं पहले भी शेयर किया था कि डॉक्टरों से दूर रहने का, मेडिसिन से दूर रहने का उपाय जो है एक ही है कि लिव हैप्पीली। सबसे बड़ी बात है, हैप्पी लिविंग इज द बेस्ट मेडिसिन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थैंक यू वेरी मच। चलिए राजेश जी, आपको हाँ जी सर। अपने नो आज जैसे होता है ना कि सेमेस्टर के बाद सारी वो समरी की जाती है, जैसे यूनियन बनाया है सारे कामयाबी, वो उसने सारा उसमें दे दिया है। सो बहुत अच्छा लगा। एंड आप आई आप आल्सो कार टुक में सम जा रहे हैं नोट्स टुडे। कहीं? आप आई थिंक ही इज हाँ, मैं ट्रैवलिंग। कार में जा रहा हूँ, मैं पार्क करने लगा हूँ। तो मैंने भी कुछ नोट्स लिए हैं, एंड बाकी जो आपकी रिकॉर्डिंग है उससे भी कुछ फिर से जो चीजें मिस की हैं उसमें लेंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत कई चीजें जैसे आपके पिछले सेशंस में करने से आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट आल्सो। कुछ पहले से ही कर रहे हैं, जैसे अभी देवेंद्र जी ने बोला कि सुबह उठकर गर्म पानी में शहद और वो नींबू डालो, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर सम टाइम। इट इज इफेक्टिव, दीज थिंग्स आर इफेक्टिव, नो डाउट।
चलिए बस धन्यवाद थैंक यू जी। वेरी मच। धन्यवाद थैंक जी। यू। मैं तो आज ये कहूँगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो दिया 18वें अध्याय में उसका समापन किया, तो उसी तरह से आज भीम जी ने अपने जो भी इनका प्रवचन जो भी टॉपिक था, आज इन्होंने इसका पूरा का पूरा सार जो है एक 18वां अध्याय की तरह से उसका समापन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज करुण सिंगला साहब आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी सिंगला साहब। हेलो। जरा हाँ अपने जी, आप को नमस्कार जी। नमस्कार। आपने को जरा करेंगे इंट्रोड्यूस, आप कौन से बैच से हैं, कहाँ पर हैं? हाँ जी, मैं 2007 बैच से हूँ और ओके। अभी मैं फिलहाल ओमान में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ हाँ पर क्या जी, सिचुएशन आजकल? अभी थोड़ा सिचुएशन तो अब ठीक नहीं है, बट ओमान में ठीक है। बाकी मिडिल ईस्ट में थोड़ा सिचुएशन अभी हाँ खराब चल हाँ, रहा है। मिडिल ईस्ट में तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो हाँ आप जी। तो काफ़ी लेट आपने ज्वाइन किया। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू लिसन टू नहीं भीम नहीं, मैंने और नॉट। थोड़ा सुना था मैंने। आई विल सी द हाँ। रिकॉर्डिंग एज वेल। अच्छा, पर हाँ, मैं तो भी ये अगर सब करता हूँ, मतलब जो अगर बोल रहे आप हैं ना, कुछ नींबू ऊबू कहना डाल कहना के शहद चाहेंगे डाल तो के। प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ कुछ जी, कहना नहीं मैं कुछ ये कहना प्रैक्टिस चाहेंगे? करता हूँ, ये चीजें योगा प्रैक्टिस करता हूँ, मैं टेनिस भी खेलता हूँ। ओके, और वेरी ये जो गुड, नींबू और शहद का बताया था, वो आई फॉलो इट रिगरसली फॉर लास्ट 1 year और सो मुझे पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, Yeah. बहुत और बहुत देवेंद्र जी अच्छा से मुझे लगा। और भी सीखने को मिलता है। आई लिसन टू देवेंद्र जी अ लॉट, तो सो देवेंद्र जी इज अ वेरी, आई मीन आई वुड से, वर्सटाइल पर्सन है। हाँ, वर्सेटाइल। एनी टॉपिक ही हैज आंसर। माय लॉर्ड, क्या एनी, है। यस। चलिए जी, तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। तो राकेश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है भीम जी, ये जो शहद और नींबू का क्रम है, ये डायबिटीज लोगों को ओके है या उसमें कुछ परिवर्तन है अगर डायबिटीज है तो? अगर तो शुद्ध शहद है, अब शुद्ध प्योरिटी, शहद तो पतंजलि का या डाबर का वही मिलते हैं कोई? बिल्कुल अशुद्ध है जी, हाँ तो डाबर उसमें का आप पतंजलि का अगर, बिल्कुल अशुद्ध है। नेवर बिलीव हाँ जी, दैट। वो पतंजलि अच्छा, का डाबर का जो शहद है वो शुद्ध शुद्ध नहीं है। कहते हैं वो शुद्ध है, बट आई हैव ट्राइड, आई हैव टेस्टेड, इट इज नॉट प्योर। चलो कोशिश कर लेंगे शुद्ध शहद ये लेने की। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शहद आता है, ऑर्गेनिक नाम से। मेरा एक दोस्त है, वो एक्सपोर्टर है यहाँ चंडीगढ़ में, तो मैं तो शायद उससे लेता हूँ। अब वो मेरे को एज ए गिफ्ट ही देता है, तो मेरे ख्याल है कि वो शुद्ध ही देता वो शुद्ध होगा। होना चाहिए, हाँ, वो क्योंकि शुद्ध यहाँ होना पर तो चाहिए। आके उसकी क्वालिटी टेस्ट होगी। हाँ, ये सारे के सारे रिफाइंड, इसमें शुगर ज़्यादा मिक्स मिक्स जो है की होती है। हाँ, तो ऑर्गेनिक शहद आता है, वो मैंने देखा, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। डाबर चलो, डाबर में भी मतलब डायबिटिक हाँ, दो होने के क्वालिटी नाते है। मैं इस क्रिया को कर सकता हूँ। कर सकते हैं, आपने शायद ज्यादा नहीं डालना, फिर आधा एक चम्मच ही, डाल लेंगे, आधा हाँ आधा चम्मच डाल। चम्मच डाल के करो, वो आपको कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक नहीं, है। अगर भीम जी, अगर ये बिना शहद डाले भी नींबू डालकर लें और थोड़ा सा उसमें जो आपने सेंधा बोला, नमक डाल लें, हाँ, थोड़ा सा वो करके उसमें बल्कि चाहे आप, तो भी आपको फायदा हो जाएगा। हाँ, तो भी उसका फायदा होगा आपको। सेम ठीक है, फायदा हो ये जाएगा। कोशिश करोगे शहद ना इस्तेमाल करें, मेरे मेरे ख्याल से। बहुत हाँ, ठीक अगर बात है। फिर आपने ना सेंधा नमक डालना है, दूसरा नहीं हाँ, डालना थोड़ा है। सा वो जो रॉक साल्ट है। रॉक हाँ, साल्ट डाल दें। हाँ हाँ। राकेश जी, वो ठीक है। डाल एक के बात मैं आग बताऊं बिना शहद आपको, के भी कर शुगर सकते के हैं। लिए जो करेला है ना, करेला करेला आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसका जूस पिएं, उसका सेवन करें। डायबिटीज आप देखिए, किसी भी किस्म की डायबिटीज है, इट इज द बेस्ट, इट्स अ नोन, मानी हुई चीज है। करेला का जितना ज्यादा सेवन सेवन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा, अब आप, हाँ जी, अब करेला जैसे अभी खाते हैं? करेले, हाँ अभी जैसे करेले का सीजन शुरू हो गया है लगभग, तो वैसे तो सारा साल ही मिलता रहता है, पर अब सीजन शुरू हो गया। हमारे घर में करेला जो है वो कभी खत्म नहीं होता, उसका मतलब जूस सब्जी। बना के पीवें, आपके लिए जूस बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए जूस जो है हाँ, ना, करेले का ठीक है। जूस, इट इज वेरी गुड, बेनिफिशियल जो है डायबिटीज। और ठीक इसका ज्यादा से ज्यादा ना स्ट्रेस नहीं लें किसी किस्म की, बोलो ठीक है, इट लेट इट गो। माने मन में ये सोचो कि जय जा रही है, आई एम परफेक्टली ओके। माने ठीक है। कुछ इनहेरेंट होती है, माने फैमिली से भी आती है डायबिटीज, आमतौर पे माने हो जाती है। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। वरी जो है हमारी बीमारियों का बेसिक मूल कारण होता है, तो चिंता नहीं करनी, मतलब लिव इन प्रेजेंट के, हो गया तो हो गया।
और आप टेस्ट करके भी देख लें, करेले का जूस अब 2 बार या 3 बार लें, या करेला वैसे भी थोड़ा सा हाफ फ्राई करके भी खा सकते हैं, तो इट इज रियली बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज। डन है। और दूसरा जो मेरा भीम जी आपसे, हमें पहले भी मैंने ये निवेदन रखा था कि बहुत बड़ा विशाल ज्ञान का सागर है ये आयुर्वेदिक, परंतु कहीं ना कहीं हमारे समाज ने इसको छोड़ रखा है। जो सबसे बड़ा कारण मैं इसको समाज ने जो छोड़ा हुआ उसका जो समझता हूँ वो यही है कि इसमें ना साइंस तो बहुत बड़ी है पर हमें जानकारी नहीं है। जैसे आपने ये अभी कुछ चीजों का बताया कि मिल्क और नमक नहीं लेना, मिल्क और फिश नहीं लेनी, फ्रूट और मिल्क, ये जो भी चीजें अब बताई हैं ये बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत कई बार समझाया भी गया, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड पता लग जाए कि उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है और उसका मेटाबॉलिक कैसे वो एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं, वैसी चीज अगर कहीं से आपकी नॉलेज में हो तो आप जरूर शेयर करें। मतलब पूरा उसको लेक्चर रूप में नहीं, जहाँ कोई जैसे कुछ बुक्स हैं या कोई यूट्यूब का चैनल चुनल है ऐसे जो इसको साइंस के साथ जोड़ते हैं। आप ना इसको विरुद्ध आहार डाल के गूगल पे देख लेना, आपको उस पे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। क्योंकि अच्छा। विरुद्ध आहार से आपके शरीर में आम पैदा होता है। वो आम का मतलब है कि आपका वो जो आपने जो खाया है ना वो ठीक तरह से हजम नहीं हुआ, और ठीक है। हजम नहीं हुआ तो वो फूड सड़ेगा, और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होंगी। बीमारियां। स्पेलिंग ठीक है स्पेलिंग मैं अच्छा, स्पेलिंग एक क्या है एक भीम? मिनट, स्पेलिंग आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये बाई चांस है, मैंने कल ही पढ़ा है कि आप 2 अंजीरें, अब ध्यान से सुनना, 2 अंजीरें रात को उसको पानी में भिगो के डाल देना है, उनको धो लेना हम्म। और पानी में डाल देना है। अंजीर वैसे भी मीठी मीठी भी होती है, पर आपको कोई उसके गड़बड़ नहीं होगी। आपने 2 ही लेनी है, उसको धो लेना, थोड़े से पानी में रात में उसको भिगो देना, सुबह उठ के वो पानी भी पीना है और 2 अंजीरें भी खानी है, तो उससे भी ठीक। आपको डायबिटीज में राहत मिलेगी। ठीक है जी। 2 से ये ज्यादा नहीं खानी, 2 बहुत हम्म, है। एक ही भिगोता हूँ, एक ही खाता हूँ, उसको 2 कर देंगे। अच्छा, आप खाते हैं तो इसका हाँ, मतलब मतलब आप बहुत ज्यादा रूटीन में नहीं खाता पर खाता आप रहता हूँ। उसको जैसे आप गर्मियों, रेगुलरली खाओ। हाँ गर्मियों में और छोड़ देते हैं, सर्दियों में शुरू कर देते हैं। तो फिर आप ऐसे करो, फिर मैं आपको पूरा फार्मूला बताता हूँ, आपको पूरा उसका फायदा मिलेगा। आप हम्म। 5 गिरियां उसकी बादाम की, ठीक है। और आधा वो क्या नाम है, अखरोट, हम्म। आधी गिरी उसकी है, तो आपको तोड़ के जो निकलेगी आधी गिरी। इन दोनों को तो अलग भिगोना है, और 2 जो अंजीर हैं उनको अलग भिगोना है। ठीक इनका है। पानी नहीं पीना है, जो उसका पानी पी लेना। उनका पानी पीना है। इसको आप ठीक। इकट्ठे लेना, तो उससे ये फायदा होगा कि जो अगर उसमें थोड़ी शुगर भी है ना, उसको वो रोक देगा। ठीक है हाँ, जी। हाँ। तो आप ये करके देखो, आपको कई बीमारियां ठीक होंगी, कई बीमारियां इससे। ठीक है जी, इसको थोड़ा करते हैं पर रिलीजियसली नहीं करते, रिलीजियसली करने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी दिन आप नहीं कहते भूल हैं, गया भिगोना तो कोई बात नहीं। आपकी ब्रेन की शक्ति इतनी तेज हो जाएगी कि पहाड़े आपको फिर दोबारा से याद आ जाएंगे। ये तो बहुत जरूरी है जी। मेरा और मेंटल एक मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग, हेमिक्विजिनी के मैं अपने फार्मूले आप में याद हो समझता जाएंगे। था कि मेरा मेंटल मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग है, ये मतलब मेरे सबको को। करनी चाहिए मेरे हाँ। हिसाब से। इस उम्र में आके ये जो है कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि बहुत हम्म। न्यूट्रिशियस है, और आपको पूरी फीलिंग भी देता है, और आपको हम्म। फिट भी रखता है। डन हो गया सर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी आपका भी। चलिए, ठीक है। धन्यवाद जी सभी का। हाँ। तो तो जी अगले हफ्ते में अब एक ऋतुचर्या बाकी बची है।